मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह स्पीच देते समय इंदिरा गांधी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आने वाला दिन सच में उनके लिए काल बनकर आएगा। अगली सुबह 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिवनोव को इंटरव्यू देना था। सुबह 9:12 पर इंदिरा गांधी अपने सरकारी रेजिडेंस से अपने ऑफिस की तरफ निकली। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए अपनी सिक्योरिटी में खड़े बेअंत सिंह की ओर देखा, लेकिन जवाब में उस दिन बेअंत सिंह के हाव भाव हमेशा की तरह नहीं थे। बेअंत सिंह के रिएक्शन से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने देश की प्रधानमंत्री खड़ी है। बेअंत सिंह ने खतरनाक अंदाज में अपनी सर्विस रिवॉल्वर को निकालकर इंदिरा गांधी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी कुछ सोच पाती उससे पहले ही उनके दूसरे बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह ने भी उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक साथ पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर चुकी थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगभग 30 बुलेट इंदिरा गांधी पर बरसा दी गई थी। कभी देश के लिए अमेरिका तक से भिड़ जाने को तैयार रहने वाली इंदिरा गांधी आज अपनों के हाथों ही मारी जा चुकी थी और असहाय होकर वही अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर गोल्डन टेम्पल पर 5 महीने पहले किए गए मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्यों इसे अंजाम दिया गया था और कैसे इस ऑपरेशन ने सिखों के मन में इंदिरा गांधी के लिए घृणा पैदा कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने से पहले आपको पंजाब की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज भारत की कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा चुके थे, लेकिन भारत का पंजाब रीजन उन दिनों सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह जी की कमान में था। सिख किंगडम की नींव रखने वाले महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1801 से लेकर 1839 तक भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य फैला रखा था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख एम्पायर को हड़प लिया और इसके साथ ही हरियाणा, जो कि इस किंगडम का पार्ट नहीं था, उसे भी इसके साथ जोड़ दिया। महाराजा रंजीत सिंह के वंशजों को देश के बाहर शिफ्ट कर दिया गया और पेंशन देकर उन्हें चुप करा दिया गया। इसके बाद सिखों के पास अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सिखों के आंतरिक मामलों के लिए अब गुरुद्वारे प्रमुख रूप से उभरने लगे। जो वहां के महंत थे वो अब धीरे धीरे गुरुद्वारों को डोमिनेट करने लगे, जो बात सिखों को पसंद नहीं आ रही थी। सिख अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे और गुरुद्वारों के महंतों का ये डोमिनेशन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद 1920 में सिखों ने अकाली दल बनाई और अकाली मूवमेंट की शुरुआत कर डाली। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट गुरुद्वारों में रिफॉर्म लाने का एक अभियान था। इसका एम था ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करके महंतों को गुरुद्वारे से निकालना। इस मूवमेंट में 175 सिखों के दल ने मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC बनाई। इतने बड़े लेवल पर जब प्रेशर पड़ा तब ब्रिटिश सरकार ने 1920 SGPC मूवमेंट को लीगल स्टेचर देते हुए सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1925 पास किया और इसके साथ ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी और कार्य इस कमेटी को सौंप दी गई। तब से लेकर आज तक SGPC ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का ख्याल रखती है, जहां बाकायदा पोस्ट बनी है जिसके लिए वोटिंग की जाती है। फिर इससे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही गुरुद्वारों को चलाते हैं। बहरहाल SGPC और अकाली दल दोनों ही सिखों को फ्रंट से लीड करते रहे। भले ही इस एम्पायर को अंग्रेज लूटते रहे, लेकिन यहाँ के सारे आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी SGPC और अकाली दल के कंधों पर ही बनी रही। और शायद इसी वजह से इन सिख लीडर्स को यह लगता रहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो सिख एम्पायर दोबारा इन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट जाएंगे और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस बंटवारे के भेंट चढ़ जाएंगे। बहरहाल जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब भारत में भी आजादी की मांग तेज हो गई। हालांकि तब सिखों ने अलग देश या अपने सिख साम्राज्य की मांग नहीं की थी, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन आया, जिसमें जिन्ना की अगुवाई में एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान के स्टेट्स भी चुन लिए गए थे, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था। इस रेजोल्यूशन के आते ही सिखों में खलबली मच गई, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो पंजाब की 60% जमीन पाकिस्तान में चली जाती। इस वजह से सिखों की एक बड़ी आबादी डिवाइड हो जाती। इसके अलावा डिवाइडेड पंजाब के साथ ही सिखों के कई धार्मिक स्थल भी पाकिस्तान चले जाते। इसीलिए अकाली दल के कुछ नेताओं ने ब्रिटिशर्स से इस पार्टीशन को निरस्त कर देने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करने वाले ब्रिटिशर्स ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद अकाली दल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से थियोक्रेटिक स्टेट की मांग की, जिसे भारत सरकार लिमिटेड राइट्स और इंटरफेरेंस के साथ चला सकती थी। उनकी मांग थी कि अकाली दल के चुने हुए सदस्यों को पंजाब कैबिनेट में बराबर का हक दिया जाए। अकाली दल पंजाब के धार्मिक और आंतरिक मामलों में ऑटोनोमस रहे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो सिखों को हिंदू की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से पंजाब का जो भाग पाकिस्तान को दिया गया, पार्टीशन के बाद राइट शुरू हो जाने के कारण वहां से भी सारे सिख इंडिया के पंजाब में आ गए। इस वक्त तक सिख नेताओं के मन में यह आशा थी कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच का बफर कंट्री बना दिया जाएगा, जिसमें कि अनडिवाइडेड पंजाब पूरी ऑटोनॉमी के साथ चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बीच भारत के होने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सिखों की भारत के लिबरेशन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए स्वतंत्र भारत में पंजाब एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट ऑपरेट करने के लिए अलाउड होंगे। इसी के साथ 1947 में भारत के इंडिपेंडेंस के साथ ही पंजाब पार्टीशन की भेंट चढ़ गया।
पार्टीशन की वजह से पंजाब में काफी खून खराबे हुए और सिखों के हाथ बड़ी निराशा लगी, लेकिन सिखों ने हार नहीं मानी और 1955 में पंजाबी सूबा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसको अकाली दल लीड कर रहे थे। इस आंदोलन में सिखों ने एक ऑटोनोमस स्टेट की मांग की, जिसके बंटवारे का आधार पंजाबी भाषा थी। उन दिनों मास्टर तारा सिंह अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। हालांकि इस आंदोलन के बाद ही 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हरियाणा को पंजाब से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बनाया गया और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिला दिया गया। अब पंजाब मुख्यतः पंजाबी बोलने वाले लोगों का ही क्षेत्र बनकर उभरा। लेकिन जब चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इससे सिखों में फिर नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा थे और सिख कम। सरकार के इस फैसले से अकाली दल और एसजीपीसी काफी नाराज थे। इसके कुछ समय बाद ही पंजाब की 3 मुख्य नदियां रावी, ब्यास और सतलज में कैनाल सिस्टम बनवाया गया, जिससे हरियाणा और राजस्थान को भी पानी भेजा जा सके। जिसके बाद पंजाब को इन सभी नदियों से सिर्फ 23% ही पानी मिलने लगा। गवर्नमेंट के इस फैसले से अकाली दल और कुछ सेपरेटिस्ट नेता नाराज हो उठे और पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ने जन्म ले लिया। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। 1980 आते आते खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही थी, हिंदुओं को मारा जा रहा था। पंजाब के अंदर सारे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुके थे और ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे हाथ था जरनैल सिंह भिंडरावाले का। सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस स्कॉलर थे। 1977 में उन्हें दमदमी टकसाल का हेड बनाया गया। अमृतसर से 40 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड दमदमी टकसाल सिख की रिलीजियस एजुकेशन का प्रमुख सेंटर है। भिंडरावाले अपने भड़काऊ रिलीजियस स्पीच से लोगों को खूब इन्फ्लुएंस करता था। खासकर पंजाब का यूथ जरनैल सिंह भिंडरावाले को आइडल मानने लगा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले की पंजाब में पॉपुलैरिटी के पीछे कांग्रेस का भी रोल था। 1977 में लोकसभा और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली और पंजाब में अकाली दल एंड जनता पार्टी की कोएलिशन सरकार बनी। उस समय अकाली दल के खिलाफ कांग्रेसी मुद्दे उठाने के लिए संजय गांधी ने खुद भिंडरावाले को आगे किया था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1980 के पंजाब इलेक्शंस में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई और दरबारा सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने से जरनैल सिंह भिंडरावाले का रुतबा और बढ़ता चला गया। उसे पंजाब के अंदर और ज्यादा फेम मिल रहा था। भिंडरावाले जगह जगह सभाएं लगाकर रिलीजियस स्पीच देता था और लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। पंजाब में एक अलग पहचान पाने के बाद भिंडरावाले का पर्पस भी बदल चुका था। पॉलिटिकल एजेंडा को किनारे रखकर वो सिर्फ सिख कम्युनिटी के बारे में सोचने लगा। उसे सिखों से भी नहीं बल्कि अपने पर्सनल एजेंडा से मतलब था, जहां वो पंजाब को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाकर राज कर सके। उसके अनुसार पंजाब सिर्फ सिखों का स्टेट था। वो चाहता था पंजाब से हिंदू बाहर चले जाए। भिंडरावाले एक ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस जत्थेदार था, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता था। हालांकि इसने खुद कभी एक अलग देश की मांग नहीं की, लेकिन इस मूवमेंट के अंतर्गत होने वाले सभी मिलिटेंट कामों में इसका सपोर्ट रहा था। धीरे धीरे भिंडरावाले पंजाबी मिलिटेंट ग्रुप में काफी पॉपुलर होने लगा। शुरुआत में इसका मकसद था कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग रहे। दूसरी भाषा खासकर हिंदी बोलने वालों से या उनके सपोर्टर्स से भिंडरावाले को सख्त नफरत थी। अपनी इसी भाषाई नफरत को वो पूरे पंजाब में फैलाने लगा। इस वजह से पंजाब में सिख लोग हिंदू और हिंदी स्पीकिंग लोगों से नफरत करने लगे। इन्हें ये लगने लगा था कि हिंदुओं की वजह से ही पंजाब का बंटवारा हुआ है। भिंडरावाले इसी प्रोपेगेंडा को फैलाता हुआ पंजाब में हिंदी और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रहा था। आगे चलकर यह दीवार इतनी बड़ी हो गई कि जो पंजाबी और सिख लोग हिंदी को सपोर्ट करते थे, उन्हें भी गद्दार साबित किया जाने लगा और लोग उनसे नफरत करने लगे। इसी दरमियान पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण को हिंदी को सपोर्ट करने की वजह से दिन दहाड़े असैसिनेट कर दिया गया। इस मौत का जिम्मेदार भिंडरावाले को ठहराया गया, लेकिन आरोप के बावजूद उसे गिरफ्तार करने के 2 दिन के अंदर रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी और उसके भड़काऊ भाषण और ज्यादा बढ़ गए। इन्हीं दिनों अकाली दल और एसजीपीसी के लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के साथ कांग्रेस पर हावी होने लगे थे, जिस वजह से कांग्रेस पर काफी प्रेशर बनने लगा था। यहाँ कांग्रेस से भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए भिंडरावाले को टिकट दे दी और उसे सपोर्ट करने लगी। लेकिन ये दाव तब उल्टा पड़ गया जब भिंडरावाले ने कांग्रेस से गद्दारी करके आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर अकाली दल से हाथ मिला लिया। इसके ठीक बाद 1982 में भिंडरावाले और अकाली दल ने मिलकर एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की। कहने को ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांगों को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा था। लेकिन जहां भिंडरावाले हो वहां पीस कैसे हो सकता था। इस मोर्चा के दौरान हिंदुओं और हिंदी सपोर्टर्स पर बहुत अत्याचार किए गए, उन्हें जान से मारा जाने लगा। हालांकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह ने इस मूवमेंट में हो रहे वायलेंस पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कुछ ना हो सका और आखिर में इस वायलेंस में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए भिंडरावाले वायलेंट तरीके का इस्तेमाल करने लगा और 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया और
वहीं से भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। इसके भाषणों की वजह से अब पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले गोल्डन टेम्पल को अपना ऑफिस समझने लगा था। पूरे गिरोह के साथ गोल्डन टेम्पल में हथियार इकट्ठा करने लगा था। 15 दिसंबर 1983 को जरनैल सिंह भिंडरांवाले गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त पर जाकर बैठ गया। अकाल तख्त को चुनने के पीछे का कारण यह था कि भिंडरांवाले को इस बात पर पूरा यकीन था कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ किसी भी कीमत पर हमला नहीं करवा सकती, और अगर किया भी तो पूरे देश में दंगे फैल जाएंगे। धीरे धीरे पंजाब भारत के हाथ से निकलता जा रहा था। गवर्नमेंट को महसूस हो गया था कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को अरेस्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में जब सिचुएशन बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो भारत सरकार परेशान हो गई और पंजाब को बचाने के लिए भिंडरांवाले को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए रॉ की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने एक सीक्रेट प्लान बनाया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सनडाउन। इस प्लान के अकॉर्डिंग रॉ की एक खास टीम भिंडरांवाले को गोल्डन टेम्पल के गुरु नानक निवास, जहां पर भिंडरांवाले डेरा जमाए बैठा था, यहां से चुपचाप उठाने वाली थी। रॉ के ऑफिसर्स ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस पर रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन की वजह से मामला और अधिक बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने नेगोशिएशन और पीस टॉक को प्रायोरिटी दी। हालांकि भिंडरांवाले कभी भी समझौते या बातचीत के लिए नहीं माना, उल्टा पंजाब में क्राइम और बढ़ गया। इन्हीं दिनों 25 अप्रैल 1983 को डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवतार सिंह अतवल की दरबार साहिब के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उनकी लाश वही 2 घंटे तक पड़ी रही। भिंडरांवाले के आदेश के बाद ही उनकी लाश वहां से उठाई गई। इस घटना के कुछ वक्त बाद ही वहां 6 हिंदू बसों को बीच रास्ते में रोक दिया गया और उसमें फंसे पैसेंजर्स को मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद अब भारत सरकार की सब्र की सीमा खत्म हो गई थी। अब इंदिरा गांधी ने एक फोर्सफुल ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, जिसके तहत भिंडरांवाले को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। 31 मई 1984 की शाम को मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह बरार को वेस्टर्न हेडक्वार्टर ने फोन करके उनकी इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी दी। उस समय मेजर कुलदीप सिंह बरार छुट्टी पर थे और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते ही मेजर कुलदीप सिंह बरार उसी दिन वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़े। चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चंदी मंदिर में लोकेटेड वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचकर मेजर कुलदीप सिंह बरार को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन को कमांड करने का ऑर्डर मिला। उन्हें बताया गया कि पंजाब में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने पूरे गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया है। अगर सख्ती से कदम नहीं उठाए गए तो धीरे धीरे पंजाब भारत के हाथ से निकल जाएगा। इस ऑपरेशन का मेन एम था जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों को अकाल तख्त से जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह बाहर निकालना। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने पंजाब के अंदर बढ़ते वायलेंस पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरांवाले किसी भी तरह की बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद इसी दिन पूरे पंजाब में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रेन सर्विसेज रोक दी गई। सभी न्यूज रिपोर्टर्स को अमृतसर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। 2 जून 1984 को सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। 3 जून 1984 को गुरु अर्जन सिंह का शहीदी दिवस था। गोल्डन टेम्पल में हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना था। जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके साथियों को पता चल चुका था कि आर्मी उनके चारों तरफ पहुंच चुकी है, इसलिए जो लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर माथा टेकने जा रहे थे उन्हें अंदर ही रोक लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर खड़ी आर्मी लोगों से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन भिंडरांवाले टेम्पल के अंदर गए लोगों को अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था। 4 जून 1984 को आर्मी के एक सोल्जर को गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरांवाले और उसके साथियों की पोजीशन चेक करने के लिए सिविल क्लोथ्स में भेजा गया। 5 जून 1984 को सुबह 4 बजे मेजर कुलदीप सिंह बरार ने अपने सभी सोल्जर्स के साथ मीटिंग की और सुबह 10 बजे ब्लैक जर्सी में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज ने सामने से अटैक शुरू कर दिया। कमांडोज को गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेराबंदी करके अकाल तख्त की ओर बढ़ना था, लेकिन कमांडोज कुछ ही दूर आगे बढ़ पाए थे कि सामने से भिंडरांवाले और उसके साथियों के द्वारा उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। ऑटोमेटिक राइफल से किया गया यह अटैक इतना घातक था कि कई कमांडोज तुरंत शहीद हो गए। पहले 45 मिनट में ही सेना को पता चल गया था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे मिलिटेंट काफी मजबूत हथियारों के साथ डटे हुए हैं, उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसके बाद मेजर कुलदीप सिंह बरार ने कमांडोज को सीधा अकाल तख्त के पास पहुंचकर अंदर स्टन ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। मेजर कुलदीप सिंह बरार चाहते थे कि जब खालिस्तानी मिलिटेंट के आसपास स्टन ग्रेनेड्स गिरेंगी तो उसी वक्त कमांडोज अंदर घुस जाएंगे, लेकिन अकाल तख्त के अंदर घुसे मिलिटेंट्स ने पहले से ही विंडोज से लेकर दरवाजे तक को सैंडबैग और ब्रिक वॉल से बंद कर दिया था। मिलिट्री जो भी स्टन ग्रेनेड फेंकती वो सभी दीवार से लगकर वापस आ जाते। इससे इनका रिएक्शन सबसे ज्यादा सेना पर ही हो रहा था। रात होने के साथ ही भारतीय सेना के तीनों जनरल्स ने 3 तरफ से एक साथ हमला करने का फैसला किया। इस प्लान के तहत 10 गार्ड्स, एक पैरा कमांडो बटालियन और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सामने की तरफ से मेन गेट से हमला करना था, जिसके बाद 26 मद्रास बटालियन और 9 कुमाऊन बटालियन टीम बनाकर हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के साउथ गेट से हमला करते। 10 गार्ड्स का काम था कि वह नदर्न विंग पर तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सपोर्ट करते हुए मंदिर के वेस्ट फ्रंट को सिक्योर करेंगे। एक पैरा कमांडो का काम था कि वो
हरमंदिर साहिब के अंदर जाएंगे। इसी तरह 26 मद्रास को सदर्न और ईस्टर्न कॉम्प्लेक्सेस को सिक्योर करना था, जिससे कि चारों तरफ से हरमंदिर साहिब को घेरा जा सके। 9 कुमाऊन बटालियन को यह टास्क दिया गया था कि वो SGPC बिल्डिंग एंड गुरु रामदास सिराई को भी चारों तरफ से घेर लेंगे। इसके बाद 12 बिहार को हर एक टीम को फायर सपोर्ट देने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा इन्हें बाकी टीम्स को आगे बढ़ने के लिए सबसे आगे रहकर दुश्मन को भटकाना या मार गिराने का काम दिया गया था। लेकिन अकाल तख्त के अंदर जाने के लिए सेना का यह प्रयास भी सक्सेसफुल नहीं रह सका। इंडियन आर्मी पर केवल सामने से ही हमले नहीं हो रहे थे, बल्कि खालिस्तानी मिलिटेंट्स जमीन के नीचे भी छिपे थे और वहां से अटैक करके फिर नीचे छिप जाते थे। सेना के जवान लगातार चोटें खा रहे थे। ऐसे में मेजर कुलदीप सिंह बरार ने आर्म्ड पर्सन कैरियर को यूज करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जैसे ही आर्म्ड पर्सन कैरियर आगे बढ़े, उसे चाइनीज रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। रात बीतती जा रही थी। यह भी डर था कि अगर यह ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा तो हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी, तब मुश्किल और बढ़ जाएगी। लगातार घायल होते सैनिकों को देखकर मजबूरन मेजर कुलदीप सिंह बरार ने टैंक्स की मांग की। सुबह सर पे आ रही थी। ऐसे में टैंक्स को आदेश दिए गए कि अकाल तख्त के ऊपर बनी बिल्डिंग पर गोले बरसाए, जिससे थोड़े बहुत पत्थर गिरने से लोग डरकर बाहर आ जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने गोल्डन टेम्पल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिए। सेना ने टैंक से कम 80 गोले दागे थे। 6 जून 1984 की सुबह जब अकाल तख्त के पास सोल्जर्स पहुंचे तो भिंडरावाले और उसके 40 साथियों की डेड बॉडी पड़ी थी। 7 से 10 जून तक अकाल तख्त में पड़ी लाशों को बाहर निकाला गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल शाबाग सिंह की बॉडी भी मिली, जो पूरे प्लान के साथ खालिस्तानी मिलिटेंट्स का साथ दे रहे थे। अब जाकर इंडियन आर्मी को पूरा माजरा समझ में आया। इतनी सॉलिड मिलिट्री प्लानिंग भिंडरावाले की नहीं, बल्कि 1971 के वॉर हीरो मेजर जनरल शाबाग सिंह की थी, जिनकी वजह से इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसकर भिंडरावाले को नहीं पकड़ पाई और मजबूरन वहां गोले दागने पड़े। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुई बड़े लेवल की कैजुअलिटी का कारण फॉर्मर इंडियन आर्मी सोल्जर मेजर जनरल शाबाग सिंह थे। शाबाग सिंह इंडियन आर्मी के एक बड़े अफसर थे। इन्होंने 1971 ईस्ट पाकिस्तान लिबरेशन वॉर में एक हीरो की भूमिका निभाई थी। मुक्ति वाहिनी को आर्म ट्रेनिंग देने और गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाने के साथ साथ इन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्होंने भारत की कई वॉर्स में अहम भूमिका निभाई। 1971 वॉर के बाद शाबाग सिंह न सिर्फ इंदिरा गांधी के बल्कि पूरे भारत और बांग्लादेश की आंखों के तारे बन गए थे। बांग्लादेशी इन्हें प्यार से जनरल एस बैग कहकर बुलाते थे। लेकिन सारा मामला तब बिगड़ गया जब शाबाग सिंह पर भ्रष्टाचार के केस लगे और उन्हें बिना कोर्ट मार्शल के इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी मिलिट्री सर्विस खत्म होने के एक दिन पहले उन्हें इस तरह से आर्मी से डिसमिस किया गया था। यह साल था 1976 का, जब 1971 के वॉर हीरो को आर्मी से इतनी इंसल्ट के साथ निकाल दिया गया था। हालांकि बाद में फरवरी 1984 में उन्हें सभी एलिगेशन से सम्मान सहित बरी कर दिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल मेजर जनरल शाबाग सिंह को बिना कोर्ट मार्शल के ही आर्मी से निकाल दिया गया था और इसके साथ ही इनके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी छीन लिए गए थे, जिससे कि शाबाग सिंह अब बदले की आग में झुलस रहे थे। एक टाइम पर देश के लिए अपना बाल तक कटवा लेने वाले फौजी शाबाग सिंह अब धर्म युद्ध मोर्चा में अपने देश के खिलाफ ही जुट गए और भिंडरावाले के मिलिट्री एडवाइजर बन गए। अब भिंडरावाला भारत सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। उसके भड़काऊ भाषण, वायलेंट मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और शाबाग सिंह को ज्वाइन करने के बाद उसकी मिलिट्री आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलने लगी थी, जिससे कि पंजाब भारत सरकार के हाथों से बाहर जाने लगा। इस ऑपरेशन ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थान पर हमले को लेकर सिख समुदाय के बीच नाराजगी बहुत बढ़ गई थी। इस ऑपरेशन ने सिखों के मन में एक ऐसी दीवार बना दी कि जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका है। ऑपरेशन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि 3 जून 1984 को सिख गुरु अर्जन सिंह का शहीदी दिवस था, जिसके कारण मंदिर परिसर के अंदर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे और उसी समय इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, जिसके कारण काफी सारी इनोसेंट पब्लिक मारी गई थी। गोल्डन टेम्पल की पूरी लाइब्रेरी जल गई थी। किताबों के साथ साथ सिख गुरुओं के सिग्नेचर और उनके कपड़े भी जल गए थे। 554 खालिस्तानी मिलिटेंट मारे गए थे और 1592 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। वहीं दूसरी ओर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में 83 सैनिक शहीद हो गए और 236 सैनिक घायल हो गए। आर्मी के इस ऑपरेशन से गवर्नमेंट में कई बड़े पदों पर बैठे सिखों ने रिजाइन दे दिया था। गवर्नमेंट की ओर से मिले हुए सम्मान लौटाए जा रहे थे और इंदिरा गांधी की मौत का फरमान जारी किया जा रहा था। भले ही भिंडरावाले के आतंक का अंत हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी गन्स की सभी गोलियां उनके शरीर पर खाली कर दी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि इंदिरा गांधी की मौत का फरमान जगजीत सिंह चौहान ने पहले ही दे दिया था। दरअसल इन दिनों खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जगजीत सिंह चौहान ने लंदन और पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर जोरों शोरों से इसका प्रचार किया था। चौहान ने ही आनंदपुर साहिब में काउंसिल ऑफ खालिस्तान की स्थापना की और खुद को इसका सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट बनाया था।
1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया तो चौहान ने BBC लंदन को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जल्दी ही भारत की PM मिसेस गांधी और उनके परिवार का गला काट दिया जाएगा और ये काम हमारे सिख भाई जल्दी ही करेंगे। हालांकि ये इंटरव्यू जून में आया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था और फिर उसी साल अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद दिल्ली सहित देश में कई जगह दंगे शुरू हो गए थे जिसमें हजारों सिख मारे गए। 23 जून 1985 भारत के लिए वो भयावह दिन था जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग बेमौत मारे गए थे। इस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत की उड़ान भर रही थी, जिसमें अचानक से एक विस्फोट हो गया। आयरिश कोस्ट के ऊपर हुए इस विमान विस्फोट में सारे के सारे लोग मारे गए। फ्लाइट में सवार 329 लोगों में से सिर्फ 131 लोगों की ही लाश मिल सकी थी। इस फ्लाइट में बॉम्ब से भरे सूटकेस रख दिए गए थे। अभी इधर यह हादसा होने ही वाला था कि उसके थोड़ी देर पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पर एक और विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जापानीज बैगेज हैंडलर्स की जान चली गई। ये बैगेज हैंडलर्स जापान से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स का सामान ढो रहे थे, लेकिन ये समय से पहले ही फट गया। इस हादसे से फ्लाइट के सैकड़ों लोगों की जान तो बच गई, लेकिन पूरे पैसेंजर्स में डर का माहौल फैल गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह बॉम्बिंग भी एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग सीरीज का ही हिस्सा थी। बाद में जब कनाडा की ओर से इस मामले की जांच की गई तो उन्होंने इसका जिम्मा सिख सेपरेटिस्ट पर लगाया। कुछ टाइम बाद तलविंदर सिंह परमार, जो कि एक सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा के लीडर थे, और इंदरजीत सिंह रियात नाम के इलेक्ट्रीशियन को अरेस्ट किया गया था। 1992 में पंजाब पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में तलविंदर सिंह परमार मारा गया। इसकी मौत के बाद इसे सिख मिलिटेंट और 1984 एयर इंडिया बॉम्बिंग का जिम्मेदार माना गया। इस ऑपरेशन का सोल मकसद था कि प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को पंजाब से खत्म करना, जिससे कि देश की सोवर्निटी और पीस बरकरार रहे। 30 अप्रैल 1986 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लॉन्च किया गया था, जिसमें 200 सिख मिलिटेंट्स जो गोल्डन टेंपल में पिछले 3 महीनों से जमे हुए थे उन्हें बाहर निकालना था। इस ऑपरेशन में 700 BSF और 300 ब्लैक कैट कमांडोज ने भाग लिया था। इतनी बड़ी सेना के बावजूद कुल 8 घंटे में यह ऑपरेशन पूरा हुआ था। हालांकि जो लोग गिरफ्तार हुए वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 2 महीने बाद ही रिहा हो गए थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर अपने फर्स्ट फेज में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसके कारण 9 मई 1988 को इसके सेकंड फेज को लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग 1000 स्पेशल टास्क फोर्स को शामिल किया गया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए टास्क फोर्स के सिपाहियों ने अपने बाल बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे ताकि वो सिख मिलिटेंट्स में ब्लेंड हो सके। इसी वक्त स्पाई मास्टर कहे जाने वाले अजीत डोभाल अपने टीम के साथ सिविल कपड़ों में जाकर मिलिटेंट्स से मिल गए थे, जिससे कि टेंपल के अंदर छिपे मिलिटेंट्स की सारी इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा सके, जो कि ऑपरेशन के टाइम काफी कामगार साबित हुई। फाइनली 18 मई को मिलिटेंट्स के सरेंडर के बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के बाद पंजाब में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और खालिस्तान मूवमेंट लंबे समय तक धीमा रहा।